Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Am I audible now? Can you see my screen also? Okay. So we studied yesterday. We covered about the meaning of the capital structure and what is an ideal structure. We have already studied these two things. Now the main topic is leverage. That what exactly is leverage? I have started explaining about the meaning of leverage also yesterday. So leverage basically, as I've told you, is that anything which we do apart from the normal things in order to increase the profit or making some advancements, making certain changes in our processes, doing anything which will enhance our profit, which will increase our profit basically, is what leverage is. So leverage means the use of any force or effects to produce more than normal results. More than normal results means if you are producing normally, if you are following all the processes, doing everything the way it is a normal process in our organization, then that basically is a normal result. It will give us the normal result. So anything which we do more than the normal results, or anything which we do to increase the results from our actions, whatever actions we do in our business. Just give me a minute. So that basically leverage means the use of that force or effect to produce more than the normal results from any given action. जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू यूज इफ यू वांट टू लिफ्ट अ कार देन वी वुड रादर use a jack instead of using it through our or doing it through our human power or something, because then jack will be an easier way and it is in a smarter way also, and it will give the best results also, the better results than the normal ones. If we will lift a car by a human being, one human being or two people would lift a car, it would not give us that result the way the easier results and the finest results will be given with the use of a jack. ठीक है. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंस में हम लिवरेज को बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं? लिवरेज इज यूज्ड फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट्स टू मैग्नीफाई द पोटेंशियल रिजल्ट टू अ फर्म. फिक्स कॉस्ट पे हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं. इसमें टू टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट हमारे पास होती है. एक तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, एक फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट होती है. इन्हीं क्योंकि ज़्यादातर पैसा जो बहुत ज़्यादा पैसा कंपनी का लगा होता है वो फिक्स कॉस्ट में ज़्यादा लगा होता है. फिक्स कॉस्ट में ज़्यादा ज़्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ जो फंड्स हैं वो हमारे यूज़ होते हैं. तो उस पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट को हम मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इसके कॉस्ट्स को हम अगर थोड़ा भी कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पर फालतू का खर्च हो रहा है अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इन बिजनेस, तो हमारी कॉस्ट थोड़ी सी कम आती है और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है. क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसको हमें कम करना बहुत मुश्किल है. मतलब एक बार फिक्स कॉस्ट हमारी लग जाती है तो फिर वो कॉस्ट को हम कम नहीं करते हैं, चाहे प्रोडक्शन कम भी हो. अब ऐसा कौन सा कॉस्ट हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी
लास्ट टू लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था जब हम पढ़ रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का जैसे नाम ही है, वेरी करती रहती है, ऊपर नीचे होती है वो कॉस्ट। ऊपर नीचे मीन्स कम ज़्यादा वो होती है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी वो ज़्यादा लगेगी। अगर हम कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली कम लगेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, तो उसको हम सेव कर भी पाते हैं, और उसके सेव करने से उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना कि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी इन्वॉल्व है उसको कम करेंगे तो। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ गई हमारी, जो कि हम चाहे प्रोडक्शन कम भी करें तो भी हमारा उतना ही कॉस्ट लगना है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है, हमने बिजनेस के लिए अपना एक ऑफिस रेंट पर लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रेंट पर लिया हुआ है, तो वो रेंट अब चाहे उसमें हमने एक ऑफिस स्टैब्लिश तो कर लिया है, 100 लोगों का ऑफिस है, अब चाहे उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर डे में प्रोडक्शन कम हो, मैन्युफैक्चरिंग कम हो, या वर्कर्स फैक्ट्री में कम आए, 100 लोगों की फैक्ट्री है, 100 मशीनरीज लगी हुई हैं, अगर एक दिन फैक्ट्री खुलेगी और 10 लोग काम करेंगे और अगले दिन 100 लोग काम करेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो हुई, रेंट तो उतना ही जाएगा उस दिन का भी, राइट। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कि वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कम नहीं होगी, प्रोडक्शन कम हुई लेकिन कॉस्ट कम नहीं हुई। वेरएज जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया कि जितनी प्रोडक्शन हुई उतना रॉ मटेरियल लगा, तो वो कम और ज़्यादा हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी आउटपुट। तो हम इसमें लिवरेज में दो तरह की फिक्स्ड कॉस्ट को हम कम करने की या कंट्रोल करने की किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, एंड इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंसिंग कॉस्ट। जो भी चीज़ें रिलेटेड टू ऑपरेशनल है, ऑपरेशन से हमारे बिजनेस, हमारा क्या नेचर ऑफ बिजनेस है और उस बिजनेस से रिलेटेड हमारे पास क्या ऑपरेशनल कुछ भी काम हो रहा है, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। और फाइनेंसिंग क्या हो गया, फाइनेंसिंग जहाँ जहाँ से भी हमने अपना जो फंड्स को लिया हुआ है उस पर हम कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो भी हमारी तरीके से कॉस्ट ही है। हमने मार्केट से पैसा उठाया हुआ 10 लाख और उससे हम बिजनेस चला रहे हैं अगर, या 10 करोड़ या 10,000 करोड़ वट एवर हमारा कैपिटल है, अगर वो हमने मार्केट से, बैंक से इंटरेस्ट पे लिया हुआ है या शेयर होल्डर से लिया हुआ है, उनको भी हमें देना पड़ेगा डिविडेंड, या डिवेंचर्स से भी लिया हुआ तो उनको भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी एक फिक्स कॉस्ट है। हमने 10 करोड़ रुपया अगर बैंक उठा लिया है बैंक से या कहीं से, उसका हर साल फिक्स्ड तो पैसा इंटरेस्ट का जाना ही जाना है। अब हम चाहे उस पैसे को यूज़ करें या नहीं करें, अगर हमने ले लिया तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, राइट। तो ये दो चीज़ें हैं, इन कॉस्ट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कब हमें कम करना चाहिए, वो हमारा स्मार्ट डिसीजन होता है। Leverage can magnify the returns to common stakeholders but can also increase risk। जैसे कि अगर हम ये सब leverage यूज करेंगे और हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा, स्टॉक होल्डर्स कौन होते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स या बैंक, जहाँ से भी हमने पैसा लगाया हुआ, वो सब लोगों का उनको एक तरीके से उनको भी रिटर्न्स बेटर मिलते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट बेटर होगा तो हम उनको भी बेटर कुछ दे पाएंगे, मतलब ये ज़्यादातर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, क्योंकि उनके पास रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन एक फिक्स डिविडेंड नहीं होता। तो एज मोर प्रॉफिट्स एज वी हैव, गिव मी अ मिनट। Okay, so management has the complete control over the risk introducing through the leverage or use of the leverage। जैसे हमने अभी लास्ट टू लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था कि इक्विटी का कैप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस क्या होते हैं, उनको हम रेज कैसे करते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट के हाथ में ये चीज़ कुछ हद तक रहती है कि वो रिस्क को कंट्रोल कर सकें। क्यों, अगर वो एनालाइज करेंगे जो भी फैक्टर्स हैं बिजनेस में, उनके रिस्क जहाँ जहाँ से उनको रिस्क हो सकता है फ्यूचर में, तो उनको कंट्रोल करने की कुछ स्ट्रेटजीज मैनेजमेंट बनाती रहती है कि फ्यूचर में कुछ भी अगर ऐसा रिस्क आए, प्रॉब्लम आए, तो हमें एटलीस्ट लॉसेस ना हो। अब वो किस डिग्री का लिवरेज हम यूज कर सकते हैं, किस डिग्री का लिवरेज, वो डिग्री ऑफ लिवरेज जो एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस डिग्री का लिवरेज हमारे पास है। फाइनेंसिंग में भी अलग है और ऑपरेटिंग में, दोनों में अलग अलग है। इन दोनों लिवरेजेस को, अगर किसी भी फर्म के दोनों लिवरेजेस ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो टोटल लिवरेज आ जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंबाइंड लिवरेज। तो हम ये भी अपने एग्जाम में दिखा सकते हैं। ऑपरेटिंग, अगर हमारे पास प्रोफेशनल लिवरेज का आता है एंड वी चूज टू आंसर दिस क्वेश्चन,
So we can explain the operating leverage individually, then we can explain the finance leverage. ये दोनों names हमारे syllabus में दिए हुए हैं, operating leverage and finance leverage, ठीक है, और इन दोनों का combination will give us the combine of the total leverage of the entire organization. लेवरेज जो है वो मेजर कैसे किया जाता है ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी रेंज ऑफ द ऑपरेशंस, बेसिकली प्रॉफिट्स पर ही कैलकुलेट हो रहा है, और हम जो है प्रॉफिट बेसिकली को ही कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट किसी तरह से मैक्सिमाइज हो सके, हम ऐसा क्या करें, स्मार्ट चीज़ें कैसे करें बिजनेस में कि हम प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा पूरा। बिजनेस में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं, वो इसमें सब कुछ हमें समझ आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, वैसे हमने स्टडी कर लिया है कि जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो गई हैं और जहाँ और ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट वो हो गई हैं जो हमारे पास ऑपरेशंस करने की वजह से हमें वो कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम हमारे पास वो काम, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट हो सकता है प्लास्टिक का हो, एल्यूमिनियम का हो, स्टील का हो, कुछ भी हो, जहाँ पर की प्रोडक्शन हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, उसकी वजह से हमें कुछ भी कॉस्ट अगर बेयर करना पड़ रहा है तो वो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ रहा है, बट रॉ मटेरियल परचेज करना हमारे लिए वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, उसमें भी आगे फर्दर फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट। हम यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिवरेज जब हम पढ़ रहे हैं तो लिवरेज में हम फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर, लेकिन हम सब कुछ कंसिडर करेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे पास क्या क्या कॉस्ट है। हम कंट्रोल ज़्यादातर फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर फोकस रखेंगे कि कर सकें तो हमारा प्रॉफिट जो है या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हम इंक्रीज करके लेके आ पाए। प्रॉफिट इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है, अर्निंग्स हमारी जो है वो पर शेयर अर्निंग्स बढ़ रही हैं। पर शेयर मतलब अगर हमने इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर्स बेचे हुए हैं और हम इस साल में हमने पर इक्विटी शेयर 10 रुपये एज अ डिविडेंड दिया है या 2 रुपये एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अगले साल हम 2 की जगह 3 कर पाएँ या 4 कर पाएँ या कुछ उसको इन्हांस कर पाएँ, इज़ व्हाट we think that is we are using leverage and it is working fine and we are able to make our profit or increase our profit through leverage. अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास पैसा, excuse me please, ओके, हमने कुछ भी प्रोड्यूस किया और हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया, सेल करने से हमारे पास रेवेन्यू आया, तो जो सेल्स रेवेन्यू होता है, बेसिकली रेवेन्यू इन द रेवेन्यू क्या होता है, जो टोटल पैसा हमारे पास सेल से आया है उसको हमें प्रॉफिट कंसिडर नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट क्या होगा, जो टोटल पैसा हमारे पास किसी चीज़ को सेल करने से आता है। गिव मी अ मिनट, एक कॉल आ रहा है। चाहिए, ओके, तो अब हमने क्या किया, जो हमारी सेल हुई है, सेल में से सपोज करिए हमारे पास मार्केट में हमने सेल किया, हमारे पास बहुत सारे आउटलेट्स थे, शॉप्स थी, जहाँ जहाँ भी हमारा सेल हुआ, और उन सबसे टोटल जो हमारा सेल्स से जो मनी आया, उस टोटल मनी को हमने टोटल करके हमने उसको सेल्स में रख लिया, दैट इज दिस सेल्स बेसिकली अमाउंट विच वी रिसीव, बट दैट बेसिकली टोटल अमाउंट विच वी रिसीव इज नॉट आवर प्रॉफिट। वो टोटल पैसा हमारा प्रॉफिट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने जो भी चीज़ बेची है उसको बनाने में भी तो कुछ कॉस्ट लगी थी, हम उस कॉस्ट को भी माइनस करेंगे अपना प्रॉफिट निकालने के लिए कि हमारी अर्निंग्स हुई क्या है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट सपोज अपने, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फ़ोन बनाते हैं, और हमने फ़ोन बेचा 10,000 रुपये का मार्केट में, तो क्या 10,000 हमारा प्रॉफिट है? 10,000 हमारा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि फ़ोन को बनाने की कुछ तो कॉस्ट लगी है हमारी।
हो सकता है 5 लगी हो सकता है 6 लगी हो सकता है और कम लगी हो। तो जो हमने सेल्स से हमारे पास पैसा आया दैट माइनस हमारी कॉस्ट को माइनस करेंगे, वो हमारा प्रॉफिट होगा, ना कि हम टोटल ले लेंगे। तो सबसे ऊपर हमने ले लिया सेल का। हम सपोज एक फिगर रख लेते हैं कि हमारे पास टोटल रेवेन्यू सेल्स से आया, कुछ कितना भी हम ले लेते हैं 10 लाख आया या वोटेवर आया, ठीक है। इसमें से हमने लेस किया, सेकंड पॉइंट देखिए हम लेस करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होगी कि हमारा रॉ मटेरियल कितना लगा था। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक कुछ लेकर आए होंगे हम कहीं से, प्लास्टिक को लाने का भी कुछ कॉस्ट लगा होगा। ये सारी चीज़ें वेरिएबल कॉस्ट जो कि कम ज़्यादा होती हैं प्रोडक्शन की। जो प्रोडक्शन हमारी होती है वो कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट ऊपर ही नीचे होता है, कम या ज़्यादा कंज्यूम होता है। वो हमने लेस कर दिया। हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने हमारे को जो अब फिगर आया दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हम इसमें से अपनी फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि रेंट हो गया या लोगों की सैलरीज हो गई, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, ये सब कुछ हमने लेस किया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अब हमने फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दिया, तो हमारे पास अब जो आया वो हमारी अर्निंग्स हो गई। ठीक है, वो हमारी अर्निंग्स हो गई। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का क्या मतलब हुआ कि ये पैसा तो हमारा आ गया, हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट है, लेकिन अभी हमें इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें देनी है। गवर्नमेंट को टैक्स देना है, प्रॉफिट के ऊपर कुछ हम इनकम के ऊपर अपना टैक्स देते हैं ना, कि हमारी ये इनकम हुई है, इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना। तो जो टैक्स हमें देना है उसको, जो वो पैसा हमारे पास रहेगा नहीं जनरली और वो वापस भी नहीं आना कभी, तो हम अपनी अर्निंग्स में से फिर वो पैसा भी लेस करेंगे। टैक्सेस को भी समझते हैं कि ये हमें गवर्नमेंट को देना है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अवर प्रॉफिट। तो अर्निंग्स में से अभी ये जो अर्निंग्स हमारे पास आई हैं फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करने से, ये आई हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर का मतलब पहले, यानी कि इसमें से अभी हमें टैक्सेस भी देना है और इसमें से हमें अभी इंटरेस्ट भी देना है। ये सारा इंटरेस्ट जो हमने अभी जहाँ से पैसा उठाया हुआ उन सबको देना है, वो सब कुछ भी हम लेस करेंगे। उसके बाद चीज़ें और कम होकर हमें एक्चुअल अर्निंग्स मिलेंगी। तो आगे देखिए ये पूरी जो इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, ये सेल्स में से, सेल्स जो हमारे को टोटल बना है उसमें से हम क्या क्या लेस करके अर्निंग्स तक पहुँच रहे हैं, ये पर्टिकुलर साइड हमको वो दिखा रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने लेस किया फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास EBIT आ गया, इसको हम EBIT कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो EBIT और EPS का एनालिसिस होगा। तो EBIT क्या हुआ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में EBIT बोल देते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं EPS, अर्निंग पर शेयर। अब इसमें से EBIT में से हमने पहले इंटरेस्ट लेस किया, क्योंकि ये बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्सेस है, तो उसमें से अब हम इंटरेस्ट लेस करेंगे, तो हमारी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आ जाएंगी। अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस यानी कि अर्निंग्स, इसको हम अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्सेस भी बोल सकते हैं, या अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस बोलेंगे। अभी हमने इसमें से इंटरेस्ट तो लेस कर दिया, लेकिन अभी टैक्सेस नहीं दिया, तो ये अब हमारे पास है अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें टोटल टैक्सेस कितना देना पड़ेगा, किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा, क्या अभी फिलहाल में गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें अपना टैक्स कैलकुलेट करना होगा। और अब हम इसमें से अर्निंग्स, जो हमारी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस हैं, इसमें से अब हम टैक्सेस को लेस करेंगे, टैक्सेस पे कर देंगे गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली। जैसे अभी GST चल रहा है, GST हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट परसेंटेजेस हैं जो गवर्नमेंट ने सेट की हैं कि ये प्रोडक्ट होगा तो इस पर 18% है, किसी पे 12% है, किसी पे 8% है, वट एवर। तो वो टैक्सेस हम लेस करेंगे उतना परसेंटेज, और वो अमाउंट टैक्सेस का लेस करके अब हमारे पास आ गया ईच इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। ईच इज अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस जब आ जाता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ये बेसिकली हमारा मानते हैं जो एक्चुअल में हमारे पास अर्निंग्स हैं, कि हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, हमने टैक्स भी दे दिया,
सब कुछ दे दिया और ये पैसा हमारे पास बच गया। इसमें से अगर हम कुछ चाहते हैं कि हमें कुछ पैसा रिटेन करना है, हमारी पॉलिसी ऐसी है या गवर्नमेंट की कुछ ऐसी गाइडलाइंस ऐसी हैं कि तुम अपना प्रॉफिट का कुछ अमाउंट रखोगे रिटेन करके अर्निंग्स, तो वो भी रखना पड़ता है। या फिर अगर हमारा खुद का ही कोई प्लान है एक्सपेंशन का, या फर्दर हम चाहते हैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए हमें मार्केट से अगर पैसा उठाना हो तो वो हम ना उठाएं और अपने इसी अर्निंग से ही हम रिटर्न करके कुछ अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट करें बिजनेस में, तो हम वो भी काम कर सकते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, वरना वी एज्यूम दैट ईच इज एक्चुअल आर अर्निंग्स, जो कि इसमें से अब हमें कुछ नहीं देना, सब कुछ हम दे चुके हैं। टैक्सेस भी, इंटरेस्ट भी जो देना था, सब कॉस्ट जितनी भी हमारी लगेंगी, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, सब कुछ हम लेस कर चुके हैं एक करके। अब टोटल सपोज हमारे पास सब कुछ लेस करके अर्निंग ईट आती है हमारी, जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस हैं वो आती है हमारी सपोज 10 lakhs, और हमने 10 lakhs जो है हमने 10 lakhs शेयर्स भी दिए हैं मार्केट में। नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमारे 10 lakhs ना भी हों, 10,000 सपोज हम एग्री कर लेते हैं या 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख हमारे पास शेयर्स हैं, वो हमने बेचे हैं। द क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स विच वी हैव एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट एंड थ्रू विच वी हैव एक्चुअली गॉट द कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स अगर हमारे पास 10,000 हैं और ईट हमारे पास सपोज 10 लाख है, कि 10 लाख रुपए हमको प्रॉफिट हो गया सब कुछ लेस करने के बाद, और हमारे पास शेयर होल्डर्स या शेयर्स जो हैं वो 10,000 हैं, तो हम एक तरह से हर शेयर पे 10 रुपए की हमने अर्निंग की, यानी कि एक शेयर पे हमको जो अर्निंग हुई है डिवाइड कर देंगे हम इस चीज़ को, ईच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो है हमको देगा ईपीएस। ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, कि इस साल ठीक है 10,000 शेयर्स थे, 10 लाख अर्न किया, तो जो भी है उसको डिवाइड करके आएगा 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या वट एवर आता है, दैट विल बिकम आर अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। ये क्लियर हो गया, ये समझ आ गया? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस किया, ईबीआईटी आ गया। अच्छा, ईबीआईटी तक जो हम काम कर रहे हैं, अब ये जो 4 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें, ये हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज में आएगा। अगर हम इन पर्टिकुलर 3-4 चीज़ों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, तो वो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू होगा। और इसके बाद की जो सारी चीज़ें होंगी जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, इंटरेस्ट हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंस लिवरेज, फाइनेंस लिवरेज। ये मैंने आगे लिख दिया कि यहाँ तक ईबीआईटी तक ऑपरेटिंग लिवरेज है, और उसके बाद की जो भी एक्टिविटीज़ है वो फाइनेंस लिवरेज है। ठीक है, अब इन लिवरेजेस को, जो ऑपरेटिंग लिवरेज है और फाइनेंस लिवरेज है, बेसिकली इनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज में कि हमने जो भी पैसा, इन्वेस्टमेंट्स का पैसा हमने मार्केट से उठाया, उसको हम फर्दर कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे को हम फर्दर कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ एसेट एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज में आ जाएगा। और फाइनेंसिंग लिवरेज में जो भी एक्टिविटीज़ हमारी फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं, जहाँ की हम इंटरेस्ट बचा सकते हैं क्या, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बचा सकते हैं, इक्विटी कुछ कॉस्ट को कम कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे कि हमको लिवरेज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस्ट कम होकर हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो लिवरेज जो है वो फाइनेंसिंग लिवरेज हो जाएगा। यूज ऑपरेटिंग लिवरेज बेसिकली है क्या, यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स एज अपोज टू वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। A firm with relatively high fixed operating cost will experience more variable operating income if sales change. ऑपरेटिंग इनकम मतलब अगर कोई भी फर्म है जिसके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली उसको सेल्स अगर चेंज हो रही है तो ऑपरेटिंग इनकम वेरी करेगी। ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों ही वेरी करेंगे अगर सेल्स चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, प्रोडक्शन अगर कम हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बराबर ही रहेगी दोनों चीज़ों में। फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं होगी, फिक्स्ड कॉस्ट को जितनी भी हम सेल कर रहे हैं कम, अगर ज़्यादा करेंगे तो पर यूनिट तो फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगी पर यूनिट, अगर हम सेल ज़्यादा करेंगे। जैसे कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट टोटल 10,000 है, चाहे हम 10,000 प्रोडक्ट बनाएं या एक प्रोडक्ट बनाएं, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 10,000 रुपये है। तो अगर हमने 10,000 यूनिट सेल कर दिया
तो एक यूनिट के ऊपर जो फिक्स कॉस्ट आया वो पर यूनिट तो 1 रुपया ही आया, लेकिन अगर हमने यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी और कम सेल करी तो उन यूनिट्स की फिर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो फिर 10,000 की फिक्स्ड कॉस्ट में हम 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ तक की यूनिट्स भी बना सकते थे, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती। तो हमने उसमें अगर 10,000 पहले हम कर रहे थे और अब हम सिर्फ 5,000 कर रहे हैं, तो यानी कि कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आई वो 2 रुपया हो गया अगर हमने कम प्रोड्यूस किया या कम सेल किया। ऐसा होता है ना हमारी जनरल रियल लाइफ में भी कि हम जब कई बार कोई चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं तो हम बोलते हैं तुम तो ज़्यादा खरीद रहे हैं, हमें कॉस्ट पैसा कम कर दो, थोड़ा कम करके दे दो। हम अदरवाइज रिटेल बिजनेस में भी ऐसा करते हैं कि हम जब कुछ बाय करने जाते हैं तो हम सोचते हैं हम 2-3 यूनिट्स ले लें, हमें थोड़ा सा पैसा भैया कम लगा दो। या इट्स द सेम थिंग हैपेंस इन अ बिजनेस ऑल्सो। अगर हम कोई चीज़ होलसेल में खरीदते हैं, होलसेल मतलब एक बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो हमें उसका पैसा कॉस्ट जो है वो कम में मिल जाती है। लेकिन वही यूनिट अगर हम 1 या 2 ही खरीदते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट, अगर हम ये सोचेंगे कि हम ऑर्डर ज़्यादा बड़ा दे रहे हैं, होलसेल में कुछ माल खरीद रहे हैं या कुछ ऐसा जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हो रहा है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो बराबर ही है चाहे कंपनी 2 यूनिट बनाए या 2,000 यूनिट बनाए। तो इसीलिए वो ज़्यादा यूनिट अगर बनाती है तो उसी फिक्स्ड कॉस्ट में उसका काम हो जाता है, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो आता है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट वो कम हो जाता है। इसीलिए हमको ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं। इसकी डिग्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे? DOLS, डिग्री ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। जो भी हमारी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सेल्स में जो भी चेंज हुआ है रेवेन्यू में, सेल रेवेन्यू में, जो यानी कि हमारा लास्ट में बिल्कुल बच गया था EPS, लार्जर चेंज होता है अगर हमारी ऑपरेटिंग इनकम में। सो दैट बेसिकली इज डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है कि किस अमाउंट से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज, फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसने चेंज किया है, चाहे वो छोटा ही चेंज हो चाहे वो बहुत बड़ा चेंज हो, जिससे कि हमारा सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है। वो ऑपरेटिंग, वो डिग्री है कि इस डिग्री से भैया हमारा लिवरेज जो है वो बढ़ गया, सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया इस पर्टिकुलर डिग्री से ऑफ ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमने इस तरह एक बेटा सो दिस पर्टिकुलर के मतलब हमने अपनी लिवरेज को की हेल्प से, ऑपरेटिंग लिवरेज की हेल्प से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके हमने कितना डिग्री से अपना जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग इनकम, सेल्स रेवेन्यू हमने इंक्रीज किया है। दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज में हम सारी ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, ज़्यादातर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को, और उसकी वजह से उनको कंट्रोल करके हमने जो सेल्स रेवेन्यू बढ़ाया है, चाहे वो किसी भी अमाउंट से बढ़ाया, स्मॉलर या लार्जर चेंज कर पाए हम, उस पर्टिकुलर इफेक्ट को कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ लिवरेज कहते हैं। और अगर हम वो ऑपरेशनल एक्टिविटी से करें तो ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हो जाता है। और अगर हम उसी को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फाइनेंसिंग लिवरेज हो जाता है। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है सेल्स वैल्यू से, अगर हमारे पास डेटा है अवेलेबल तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन EBIT, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जो हमारा अर्निंग्स आया था सभी फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करके और हमारी वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके जो हमारी अर्निंग्स आती हैं, यानी कि सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो हमारा EBIT आया, उस EBIT में कितना चेंज हुआ। यानी कि पहले हमारी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस जब हम नॉर्मल प्रोसेस से कर रहे थे तो सपोज 10 लाख थी, अब हमने लिवरेज लगाया, कुछ स्मार्ट में भी अपना प्रोसेस में चेंज किया, जिसकी वजह से अब हमारा जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है वो 10 लाख से अब 11 लाख हो गया। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 10% अप्रॉक्स चेंज हुआ। हम परसेंटेज में यहाँ पे बात करें, परसेंटेज में वो कैसे निकल जाएगा, चेंज इन EBIT दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो 10% एक तरीके से आ जाएगा। इंटू में 100 करेंगे जब हम परसेंटेज, और वही हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स से, तो ये डिग्री आएगा कि मतलब कितने परसेंटेज हमारा EBIT बढ़ा और कितने डिवाइडेड बाय कितने परसेंटेज हमारा सेल्स बढ़ा।
ये किस तरह से कैलकुलेट होगा परसेंटेज, वो इस तरह से हो जाएगा चेंज इन EBIT अपॉन EBIT इनटू 100 चेंज इन सेल्स, इस करके हम ये दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज फॉर द डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज, या फिर इस तरह से भी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में EBIT। हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, वी विल जस्ट सी दैट एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इससे एक समझ में आ जाएगा कि किस डिग्री से हमने अपना प्रॉफिट बिकॉज ऑफ यूजिंग सम स्मार्ट टेक्निक्स और एनीथिंग कि हमने अपनी हटाओ ऊपर नहीं काम करेगा, वो नीचे करेगा। हाँ केशव बेटा साइलेंट करके काम किया करो, म्यूट कर दिया करो। ओके, नाउ फाइनेंसिंग लेवरेज क्या होता है, यूज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म हमने सोर्सेज पढ़े, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जहाँ से हमारी कैपिटल यूज होती है, उन सब का यूज हम अगर चेक करें और उनकी पर्टिकुलर कॉस्ट को कम लाने की कोशिश करें या इतना स्मार्टली डिसीजन लें कि एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि जब हमने फंड्स रेज कर लिया, लॉन्ग टर्म फंड्स रेज कर लिया, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, हम उस पर्टिकुलर लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते, जनरली कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारा अजम्पशन भी रहता है। और मार्केट में ऑब्वियसली कोई भी अपना पैसा वापस नहीं लेना चाहेगा। जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट पे पैसा दिया है सपोज, और 10 साल के लिए आपने लिया है, या सपोज आपने 1 साल के लिया और मुझे हर मंथ आप इंटरेस्ट दे रहे हैं या व्हाटएवर, सो दैट पर्टिकुलर आई वुड अज्यूम कि ठीक है ये मेरी इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से इतना इनकम हो गया, अब वो मेरे ऊपर है कि मैंने अगर आपको फिक्स टाइम के लिए दिया तो मैं उससे पहले अब वो पैसा लेना चाहूँगी भी कि नहीं लेना चाहूँगी, और अगर लेना चाहूँगी तो शायद मैं पूरा इंटरेस्ट के साथ लूँ जितने टाइम के लिए मैंने आपको दिया था। ऐसा बहुत सारे जो हमारे सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं बिजनेस में वो करते हैं, अपना लॉस नहीं होने देते कि हमने तो 10 साल के लिए डिवेंचर्स लिए थे या 2 साल के लिए लिए थे, जिस भी फिक्स टाइम के लिए लिए थे, हम उससे पहले तो वापस नहीं लेंगे क्योंकि हमारा फिर जो डिविडेंड या इंटरेस्ट था वो हमारा कम हो जाएगा। तो उन पर्टिकुलर चीज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उन कॉस्ट को, कि हम इंटरेस्ट को हमें लॉन्ग टर्म 10 साल का है या 2 साल का है या जिस भी साल जितने भी ईयर्स का है, हम उसको कंट्रोल कर सकें, कम टाइम में लेकर आ सकें। या सपोज पहले 10% पे था, क्या हम अपने कुछ इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं अपने करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में कि हमें टोटल सपोज हमारा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है 10%, कि टोटल हमारी जो भी कैपिटल है वो हमने रेस की हुई है 10% पे, तो उसको किसी तरह से 9 पे 8 पे ला सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम कम करेंगे वहाँ पे वो हमारा टोटल अमाउंट प्रॉफिट में चला जाएगा, प्रॉफिट ही हो जाएगा वो, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें वो देना पड़ेगा एज दी कॉस्ट, और अगर नहीं देते तो हम वहाँ पर अपना जब लेस करते हैं हम EBIT में से इंटरेस्ट, तो अगर हम कम कर पाते हैं इंटरेस्ट को तो वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हम ऐसी चीज़, ऐसा कुछ लिवरेज या वट एवर थिंग्स विच वी आर यूजिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट और द फिक्स्ड कॉस्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, चाहे वो डेट हो या प्रेफरेंस हो या कुछ भी हो, उसको अगर हम कम कर सकते हैं, ऐसे कुछ यूज़ को हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। मैं आपके 1 मिनट अटेंडेंस पहले क्लिक कर लेती हूँ। आज हम लोगों का टेक्स्ट है, आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए ना, कुछ किसी को क्वेरी तो नहीं है उसमें टेस्ट से रिलेटेड? 6 o'clock आज हमारा टेस्ट है। आई इन द ग्रुप आई विल शेयर द गूगल फॉर्म। एक दो मिनट पहले मैं कर लूँगी और 6:30 तक का आपके पास टाइम होगा, 6:30 तक आपको वो सबमिट करना है। उसके बाद अगर सबमिट करेंगे तो फिर वो कंसिडर नहीं होगा, तो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू बी ऑन टाइम। क्वेश्चंस विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, ऑप्शनल क्वेश्चन है सारे, किसी में आपको कुछ लिखना नहीं है, सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? ओके, तो 5-6 minutes we have, then we will further discuss about the financial leverage more। फाइनेंशियल लिवरेज में फाइनेंशियल रिस्क एक टर्म है,
variability or uncertainty of a firm's earning per share and increased probability of insolvency, state of being unable to pay the money, insolvency का मतलब that arises when a firm uses its financial leverage. यानी कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जब भी कभी एक ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल रिस्क बेसिकली कि एक सिचुएशन आती है इंसॉल्वेंसी की, जब कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस बेयर कर रही होती है, एक साल में लॉस हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी लॉस हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर भी लॉस हो गया, सपोज ऐसे कंसिडर 2-3 साल तक होता रहता है लॉस कंपनी में, और कंपनी अपनी जो भी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहेगी, वो भी जाती रहेगी, सब अपना जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अपना पैसा मांगते रहेंगे, इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड होगा, सब सब अपना लेते रहेंगे, वो कॉस्ट भी वो हम कहाँ से देंगे, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज है वो हम कहाँ से देंगे, जो फैक्ट्रीज में हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनकी भी वेजेस हैं वो सब हम कहाँ से देंगे, अगर लॉसेस होते जा रहे हैं 2-3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि कंपनी अपनी जो ये कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट जो बेसिक कॉस्ट होती है वो भी नहीं बेयर कर पाती, कॉस्ट ही नहीं बेयर कर पाएगी तो आगे प्रोडक्शन कैसे होगा, और नेक्स्ट ईयर में फिर बेचेंगे क्या, तब तो बिल्कुल कुछ भी, अगर प्रोडक्शन ही बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन तब आती है, तब बिजनेसमैन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, दैट वी डू नॉट हैव द मनी, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू इवन पे फॉर आवर एक्सपेंसेस, इवन पे फॉर आवर बेसिक कॉस्ट जो हमारी लगती है उसके लिए भी हम पे नहीं करते, तो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, कई सालों में कमा लिया, एंड देन लेटर ऑन दे डिक्लेयर देयर कंपनी एज इंसॉल्वेंट एंड दे लीव एंड दे जस्ट थिंक दैट वी आर नॉट एबल टू पे बैक दी मनी टू दी स्टेक होल्डर्स, या किसी को भी हम पैसा वापस नहीं दे सकते। जैसा कि अभी किंगफिशर के साथ हुआ, कंपनीज बंद हो जाती है ना, कंपनी बंद होगी, इतनी बड़ी कंपनी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, अब वो बंद हो गई, एंड हिज ओनर इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उसने अपनी प्रॉपर्टी तो बना ली पर्सनली, लेकिन बिजनेस में जब जब प्रॉफिट हुआ तो अर्न कर लिया और अपने पास रखा, लेकिन जब लॉस हुआ तो वो सब देने के लिए कंपनी को अपना सारा कॉस्ट या जो भी पेंडिंग लायबिलिटीज थी वो फुलफिल करने के लिए रेडी अगर नहीं हुआ तो देन इट गोज इन लीगल थिंग, कंपनी गोज इन लीगल थिंग। तो फाइनेंशियल रिस्क हमारा कितना है हमें वो भी देखना है, हम कुछ भी लिवरेज कर तो रहे हैं ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ भी कोई भी ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो अर्न हो जाएगा बेटर, जो हम आज कर रहे हैं नॉर्मल प्रोसेस से नॉर्मल रिजल्ट लेके आ रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा अर्न हो जाएगा नेक्स्ट हमारे स्टेप से, बट उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है दैट इज ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आर स्टॉक होल्डर्स, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनके डिविडेंड पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कंसेक्यूटिव 2-3 साल 4 साल तक अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा एज डिविडेंड, या और भी लोगों को, एम्प्लॉयज़ भी तो नहीं काम करते हैं, 1-2 महीने से ज़्यादा किसी को सैलरी नहीं मिले तो वो अपना दूसरी जॉब देखने लग जाते हैं, एवरीबडी, वी एज अ पर्सन, वो हमारा बेसिक नेचर भी है क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो हमारा कितना फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल लिवरेज करते टाइम हम ये चीज़ को ध्यान में रखें, ये पर्टिकुलर फैक्टर के व्हाट इज आवर फाइनेंशियल रिस्क। बेसिकली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल जो हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो है, दिस इज कैलकुलेटेड इन दिस मैनर, DFL, पहले वाला DOL था, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये दोनों फॉर्मूले प्लीज ध्यान रखिएगा इस तरह से। अभी जब इस पर्टिकुलर यूनिट का आपका टेस्ट होगा या कुछ होगा तो मैं फॉर्मूले इस वाले टेस्ट में तो मैंने नहीं दिए हैं जो आपका आज होगा, बट मे भी आगे वाले आगे वाले जो आएंगे हमारे MCQs उनमें शायद मैं आपको फॉर्मूले भी बोलूँ कि इस तरह से आप आइडेंटिफाई करो, फॉर्मूले शायद मैं आपको दे दूँ ऑप्शंस में, या फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दे दूँ और आपको उसमें से ऑप्शन चूज करने बोलूँ कि किसका फॉर्मूला है एंड ऑल दैट, सो शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, या हमने और भी पहले भी बहुत सारे फॉर्मूले जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैपिटल बजटिंग में, NPV का, PI का, वट एवर फॉर्मूलाज नॉट, सो ट्राई फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि MCQs में क्वेश्चंस सब्जेक्टिव होते नहीं हैं, तो यही सब में से हमको क्वेश्चंस मुझे निकालना पड़ता है। लिवरेज
is basically the leverage degree of financial leverage is the measure that assesses how sensitive a company's net income is to the change in the company's operating income. ये मैं थोड़ा डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास से ही बताती हूँ. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. देयर लाइक फ्यू सेकंड्स ओनली लेफ्ट. अटेंडेंस मैंने आपकी क्लिक कर लिया, आपको मैं शेयर करती हूँ ग्रुप में. और टेस्ट के लिए प्लीज़ आप रेडी रहिएगा. 6 o'clock आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप एंड प्लीज स्टार्ट doing it and submit it in time. Submit like by latest by 6:30. और उसके बाद के submissions please मैं सब नहीं कर पाऊँ. And all the very best to you for your test to make it. If you want any questions कुछ रहेगा तो you can call me or maybe WhatsApp. You can WhatsApp me also. There are people who talk to me in mails. Please mail करके मुझसे बात मत